Assalamu alaikum my dear student, my name is Zahid Ghulam Rasool and very warm welcome to my YouTube channel Chemistry Clinic. स्टूडेंट आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एमडी कैट में और हम टॉपिक आज डिस्कस करने लगे हैं स्टूडेंट अल्कोहल्स का। अल्कोहल और फिनॉल का हमारे पास टॉपिक होगा तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स को और अल्कोहल के बाद स्टूडेंट हमारा एक डिटेल टॉपिक होगा फिनॉल्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक में, इस यूनिट में अल्कोहल्स के कौन कौन से टॉपिक्स को हमने कवर करना है। तो स्टूडेंट ये वो कंटेंट्स हैं जो हमने इस टॉपिक में कवर करने हैं। अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। ये सिंपल अगर हम इसको वन वर्ड में डिफाइन करना चाहें अल्कोहल्स को तो हम बोलते हैं अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल हम इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसमें देखें ये जो हमारे पास OH है इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप। अगर हमारे पास OH नेगेटिव हो तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन, और OH के साथ अगर एक बॉन्ड फ्री मौजूद है ऑक्सीजन का तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसी बॉन्ड के साथ जब कोई कार्बन चेन अटैच हो जाती है तो ये हमारे पास कंपाउंड कहलाते हैं जी अल्केन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, जिनको हम अल्कोहल्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास ROH जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल्स का। और अगर हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, अल्काइल हैलाइड्स के जनरल फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है होमोलोगस सीरीज के अंदर। तो यहां पे स्टूडेंट देखें सिर्फ क्या हो रहा है, कार्बन चेन में एक सिंपल अल्केन की चेन चल रही है, उसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगाया गया है। तो दो इसके जो ना वो बन सकते हैं हमारे पास जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 डॉट O भी लिख सकते हैं इसको हम, CnH2n प्लस 1 डॉट OH भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट ये जो जनरल फॉर्मूला है ना, ये वाला जनरल फॉर्मूला, ये अल्कोहल्स और ईथर दोनों का सेम है, याद रखिएगा, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है अल्कोहल्स आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईथर। हमने पेयर्स पढ़े हुए हैं, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, अल्कोहल और ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, अल्कीन्स एंड साइक्लोअल्केन्स की हम बात करें दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स की हम बात करते हैं। तो ये बातें आप याद रखिएगा, हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं आइसोमेरिज्म के टॉपिक में जब हमने फंक्शन ऑफ आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल की टाइप्स को, और टाइप्स डिस्कस करने के बाद फिर हम इसके नोमेनक्लेचर पे आएंगे। तो स्टूडेंट देखें टाइप्स हमारे पास ना दो अल्कोहल की टाइप्स हैं, एक है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और दूसरी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। अच्छा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में ना हमारे पास डाईहाइड्रिक वाली कैटरिक भी आ जाती है, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ये अल्कोहल्स इसमें शामिल होंगे। मींस हम सिंपली कह सकते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में क्या होगा, विच कंटेन 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। याद रखिएगा इसमें क्या होंगे, 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में क्या होगा, विच contains only one OH ग्रुप, वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, स्टूडेंट उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की सिंपल एग्जांपल मेथानॉल, एथानॉल, प्रोपानॉल, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। मेन चीज जो स्टूडेंट यहां पे हमने डिस्कस करनी है ना, वो है जी, आपको पता होना चाहिए जी, हम बात करने लगे हैं जी प्राइमरी अल्कोहल, हम बात करेंगे यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल, और थर्ड वन टर्शियरी अल्कोहल। अच्छा स्टूडेंट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी कार्बन क्या होती है, सेकेंडरी कार्बन क्या होती है और टर्शियरी कार्बन क्या होती है। अल्काइल हैलाइड्स के टॉपिक में हम ये बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं, इसके बारे में फिर से दोबारा हम यहाँ पे इसको एक दफा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखे जो प्राइमरी अल्कोहल होगी ना, उसमें क्या होगा, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, देखें जी ये हमारे पास कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है OH, ये डायरेक्टली या तो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो या किसी भी कार्बन से अटैच ना हो तो ये प्राइमरी अल्कोहल होगी। मींस जितनी भी वन ओल हैं, मींस जितनी भी वन अल्कोहल्स हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स ही बोलेंगे, क्योंकि उसमें OH ग्रुप जो ना कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगा। और जैसे मैंने इसको हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स बोला ना स्टूडेंट, तो इसको ना हम एक और नाम दे सकते हैं अल्कोहल्स को, इनको हम कहते हैं अल्कानोल्स भी कहते हैं इनको हम।
याद रखिएगा, इनको हम अल्कोहल्स को अल्कानोल यानी कि अल्केन के नेम के एंड पे क्या लगाना है, आपने ई हटा के OL लगा देना है। तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगी। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, ये जो हमारे पास कार्बन होगी, कौन सी कार्बन, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जैसे कि देखें जी ये OH है, तो ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है। देखिए जी, एक इस तरफ और इस तरफ। ये जो मैं आर मेंशन कर रहा हूं स्टूडेंट याद रखिएगा, यहां पे आर का मतलब कार्बन चेन है। मेंशन मैं यहां पे आर कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है, कार्बन चेन। तो सेकेंडरी कार्बन कौन सी कार्बन होगी, जो डायरेक्टली दो कार्बन एटम से ज्वाइन होगी। कौन सी कार्बन, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ये टर्म हम अल्काइल आइड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब टर्शियल अल्कोहल्स में क्या होगा कि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, और ये कार्बन अब डायरेक्टली तीन डिफरेंट कार्बन एटम से ज्वाइन होगी स्टूडेंट। तो इस वाली कार्बन को हम बोलेंगे, ये वाली जो कार्बन है ये हमारे पास टर्शरी कार्बन है। तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल का पता होना चाहिए, और ये तीनों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की कैटेगरी में आती हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट, हम इन अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, डिस्टिंग्विश बाय। अब इनको, इन अल्कोहल्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे स्टूडेंट, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट हम यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब लुकास टेस्ट में स्टूडेंट क्या होता है कि हमारे पास अल्कोहल मौजूद होगी, लाइक ROH, ये हमारे पास अल्कोहल है। इसका रिएक्शन होगा HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2, और हमारे पास यहां पे प्रोडक्ट होगी जी अल्काइल हैलाइड, और साथ में बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां पे ना तीन कंडीशंस आ जाती हैं। तीन कंडीशंस कौन कौन सी आ जाती हैं, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल, तीनों की अपनी अपनी रिएक्टिविटी है। इस केस में मैंने यहां पे इसको P नोट, S नोट, और यहां पे स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं T नोट भी लिख सकते हैं, टर्शियल अल्कोहल, और वैसे इसको 1 2 3 भी कह सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जिसके टर्शियल अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। टर्शियल अल्कोहल जब रिएक्ट करेंगे HCl और जिंक क्लोराइड के साथ, जिसे हम लुकास टेस्ट कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन जो होगा आप कह लें विद इन सेकेंड्स रिएक्शन होगा, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, एक ऑयली लेयर बनेगी अल्काइल हैलाइड की। विद इन सेकेंड आप कह लें, या इमीडिएटली, फौरन से क्या होगा, रिएक्शन होगा और एक ऑयली लेयर बनेगी, जो कि इस बात को आइडेंटिफाई करेगी कि ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, 5 to 10 मिनट्स के बाद यहां पे क्या होगा, एक ऑयली लेयर आएगी, ऑयली लेयर आ जाएगी, और ऑयली लेयर किसकी आ रही है, अल्काइल हैलाइड्स की आ रही है हमारे पास, ये जो बन रहे हैं। अब प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा, इसमें जो ऑयली लेयर बनेगी स्टूडेंट, वो ओनली ऑन हीटिंग बनेगी, ओनली ऑन हीटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो ये याद रखिएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियल अल्कोहल जो है ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैटेगरी में आती हैं, और इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए स्टूडेंट हम यूज करते हैं लुकास टेस्ट, जिसमें हम अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाते हैं HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो अल्काइल हाइड्राइड्स की एक ऑयली लेयर की फॉर्मेशन होती है। अगर वो ऑयली लेयर जो है वो फौरन बन जाती है, इमीडिएटली बन जाती है, इसका मतलब है कि वो टर्शियल अल्कोहल्स है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, OH ग्रुप ने रिलीज होना है, और OH ग्रुप रिलीज होने का मतलब होता है टर्शरी कार्बोकैटाइन बनता है। तो टर्शरी कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है, ये बात हम अल्काइल हैलाइड्स में बहुत डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल्स या अल्काइल हैलाइड्स में डिफरेंस देखना है, तो वो अल्काइल हैलाइड्स की जो हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है उसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में ना क्या होता है, दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद होंगे। तो मैं यहां पे बात करता हूं, एक कंपाउंड हम लेते हैं जी CH2, इसके साथ OH लगा हुआ है, इसके साथ भी OH लगा हुआ है। अब इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्लाइकोल, याद रखिएगा।
दो OH लगे हैं तो ये 2 कार्बन इथाइलिन ग्लाइकोल है, 3 कार्बन होंगी तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है। लेकिन शर्त ये है स्टूडेंट, ग्लाइकोल हम उसको बोलेंगे जिसमें OH ग्रुप जो होंगे एडजेसेंट कार्बन के साथ होंगे, मीन बिल्कुल जो साथ साथ कार्बन होंगे उसके साथ होने चाहिए। फर्ज करें अगर ये इस तरह से हो 1 2 3, एक OH ग्रुप यहां पे लगा देते हैं, एक OH ग्रुप यहां पे लगा देते हैं, तो स्टूडेंट ये ग्लाइकोल नहीं है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल तो है, लेकिन इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम ग्लाइकोल नहीं कह सकते। ग्लाइकोल में क्या होता है, ग्लाइकोल में OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन, साथ साथ वाले कार्बन पे होना जरूरी है। तो इसका नाम क्या होगा, इसको हम बोलेंगे, ये देखें 1 2 3, 1 3 प्रोपेन डाइओल बोलेंगे इसका, जो नेम हम नोमेनक्लेचर में भी डिस्कस भी करते हैं इसको। तो ये हमारे पास जो है ना वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स है। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स में हम एग्जांपल ले लें तो उसमें हमारे पास जो ना ग्लिसरॉल की एग्जांपल आ जाती है, उसमें 3 कार्बन होंगे और तीनों कार्बन के साथ OH मौजूद होगा। तो चले हम उसको डिस्कस करते हैं, यहीं पे हम इसको नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, जो कि आपको पता होना चाहिए। सिंपल देखें जी स्टूडेंट, इसमें क्या है, हमारे पास एक अल्केन है। अब डिफरेंस कहां पे आना है कि आपने सिर्फ क्या करना है, इस E को हटाना है और हमारे पास क्या बन जाएगा, मैंने पीछे भी लिख भी दिया है, इसको बोलेंगे अल्कानोल। ठीक है जी, मींस इनके नेम के एंड पे क्या आएगा, OL आएगा। अब बिल्कुल सिंपल सा नोमेनक्लेचर, जैसे आपने अल्केन्स का पढ़ा हुआ है कि आपने नंबरिंग करनी कार्बन चेन की, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में तो जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब देखें फर्स्ट करें जी, यहां पे मैं सबसे पहले चले स्टार्ट कर लेता हूं, स्ट्रक्चर स्टार्ट हम कर लेते हैं। ये देखें जी हमारे पास OH, इस कार्बन के साथ भी OH मौजूद है और इस कार्बन के साथ भी OH मौजूद है। ठीक है, वैसे तो देखें इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है ना वो है ग्लिसरॉल, इसका कॉमन नेम है। आयुर्वेदिक नेम स्टूडेंट देखें इसका क्या होगा, आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इसका नेम होगा 1 2 3, देन प्रोपेन ट्राईओल। ठीक है जी, प्रोपेन कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राई का मतलब 3 और ओल का मतलब अल्कोहल, और 1 2 3 जो है ना इसकी पोजीशन है। तो स्टूडेंट देख लें इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे आपने अल्केन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ा है, ठीक है, जैसे आपने अल्काइल आइड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही है इसका भी नोमेनक्लेचर, इसमें कोई खास चीज नहीं है। अच्छा, अब अल्कोहल्स ना सैचुरेटेड भी हो सकती हैं, अल्कोहल्स अनसैचुरेटेड भी हो सकती हैं। मींस अगर हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OH आ गया। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो इतना स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो मौजूद होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं विनाइल। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, विनाइल अल्कोहल। आपको कॉमन और आयुर्वेदिक नेम दोनों आने चाहिए। विनाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है हमारे पास, क्योंकि ये जो ग्रुप मौजूद है इसको हम बोलते हैं विनाइल, और आगे OH लगा है तो विनाइल। तो अल्कोहल स्टूडेंट हमारे पास सैचुरेटेड भी हो सकती हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकती हैं। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड अल्कोहल्स, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स हो जाएंगी। जैसे देखें ये कंपाउंड था हमारे पास, इसका नेम अगर हम लिखें तो देखें इसका नेम क्या होगा, मैं पहले बता चुका हूं आपको, 1 3 प्रोपेन डाईओल इसका नेम होगा। तो आपको इस तरह से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपने उसका नेम आइडेंटिफाई करना होगा, 4 ऑप्शंस होंगी, या आपको कोई कंपाउंड ऐसा होगा जिसका नेम दिया जाएगा क्वेश्चन में और ऑप्शंस में भी 4 स्ट्रक्चर्स होंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा, स्ट्रक्चर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, कंडेंस्ड फॉर्म में भी दिया जा सकता है और मोलिकुलर फॉर्म में भी दिया जा सकता है। आपको इस चीज का अच्छे से इल्म होना चाहिए कि किस फॉर्म में हो सकता है ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब यहां पे ना हम एक और फॉर्मूला लिखते हैं जी, मैं यहां पे लिखता हूं C, यहां मैंने लिखा COOH, फिर से मैंने एक और कार्बन लिखी COOH। अब यहां पे हम लगा देते हैं एक OH ग्रुप हाइड्रोक्सल, ये भी। अब नो डाउट ये अल्कोहलिक ग्रुप भी लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगा हुआ है, लेकिन अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिस्ट की बात करें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आता है, OH बाद में आता है। अब जब इसकी नंबरिंग करेंगे ना तो 1 2 3
एंड 4। अब जब इसका नाम लिखेंगे, वैसे तो इसका देखिए कॉमन नेम है टाटारिक एसिड, ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसका कॉमन नेम है टाटारिक एसिड, इसको हम कॉमनली बोलते हैं। अब आयु पे एक नेम क्या होगा, नंबरिंग कर दी हमने, हम बोलेंगे इसको 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने मेंशन कर दी क्योंकि हमने यहां पे OH को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिया है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो चेन का हिस्सा होंगे। ठीक है, अब 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, इसको हम बोलेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास नेम होगा इस कंपाउंड का जो कि आयुपेक नेम होगा। प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की स्टूडेंट हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम मैथनॉल के प्रेपरेशन को डिस्कस करेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट मैथनॉल के फॉर्मूले का आपको पता है CH3OH इसका केमिकल फॉर्मूला है मैथनॉल का, और इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। फर्स्ट टाइम इसको जो प्रिपेयर किया गया था, दैट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज वुड स्पिरिट। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर यूज करते हैं और कैटालिस्ट हम यूज करते हैं जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड along with 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन वी गेट मैथनॉल, हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है। स्टूडेंट ये कंडीशंस आपको याद होना बहुत जरूरी है, MCQs की फॉर्म में ये कंडीशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर गैस, ये पता होना चाहिए आपको। दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस बोलते हैं हम, ये मैं आपको यहां बता देता हूं। द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर गैस। ठीक है, जिसको वाटर गैस भी कहते हैं स्टूडेंट, इसका नाम सिन गैस भी है, इसको सिंथेटिक गैस भी कहते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का एक ऐसा मिक्सचर है कि इस मिक्सचर से आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। आप देखें हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फंक्शनल मतलब ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, तीन। कार्बन हाइड्रोजन तो मस्ट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर आप देखें तो उसमें आपको ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये एक ऐसा मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है जिसको हम वाटर गैस कहते हैं, सिंथेटिक गैस या सिन गैस भी कहते हैं, जिससे हर तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक पॉलीमर बनाया जा सकता है और उस पॉलीमर से फिर आप कोई भी चीज बना सकते हैं। तो ये एक आप समझ लें कि जर्मन्स ने कोल की इंडस्ट्री में या आप कह लें कोल की हिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन क्रिएट की थी। मींस जर्मन्स ने कोल से दुनिया की हर चीज बना ली थी। किस तरह से, कोल की गैसिफिकेशन के जरिए उन्होंने वाटर गैस बनाई, मींस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और इस मिक्सचर को यूज करते हुए उन्होंने हर तरह का पॉलीमर बनाया और उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी उसको स्टार्ट किया, उसको प्रोसीड किया। अच्छा, इसमें ना हम एक और गैस भी यूज करते हैं यहां पे, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और एक और गैस ऐड कर दीजिए स्टूडेंट, इसमें एक और गैस जोड़ दीजिए इसमें, तो इसको हम बोलेंगे बायोगैस का नाम देंगे इसको हम। तो ये बातें स्टूडेंट याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन के तौर पे पता होने चाहिए। अब देखें मैथनॉल के ना कुछ कॉमन नेम्स हैं जो हम यूज करते हैं। मैथनॉल को हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं, इसको हम कार्बिनोल भी कहते हैं। ठीक है, मैथनॉल को हम कार्बिनोल भी बोलते हैं और इसको कोलंबियन स्पिरिट्स भी कहते हैं मैथनॉल को, और पायरोग्लिनस स्पिरिट भी इसको हम बोलते हैं। मैथनॉल के ये कुछ नाम है और स्टूडेंट इसको 1992 का जो एक्ट था उसमें मैथनॉल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्यूल यानी कि पेट्रोल का सब्स्टिट्यूएंट भी इसको यूज के तौर पे यूज करना शुरू हो गए थे लोग। अभी भी बहुत सारी कंट्रीज में मैथनॉल जो है ना एज ए फ्यूल यूज होता है डिफरेंट आपके लिए ऑटोमोबाइल्स में। अच्छा जी, ये तो हमारे पास थी मैथनॉल की प्रेपरेशन। याद रखिएगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से इसको हम प्रिपेयर करें, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट। हम मूव करते हैं एथेनॉल की प्रेपरेशन पे। एथेनॉल की प्रेपरेशन स्टूडेंट हम करेंगे थ्रू फर्मेंटेशन, और ये एथेनॉल वही अल्कोहल है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होती है, पीने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके डिफरेंट ट्रेड नेम है आगे से, मींस हमारे पास जो चीज मौजूद है वो एथेनॉल है जो पीने के लिए इस्तेमाल होगी। इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हम ऐड कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट फूड कलर्स ऐड कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपने किस रॉ मटेरियल को यूज करके एथेनॉल को प्रिपेयर किया है।
तो उस पे भी डिपेंड करता है इसका टेस्ट, इसका कलर और इसकी प्रॉपर्टीज। लेकिन याद रखिएगा, जो भी अल्कोहल पीने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो एथेनॉल है। और इसको थ्रू फर्मेंटेशन प्रिपेयर करते हैं। बायो के स्टूडेंट अगर आप हैं मेडिकल के, तो फर्मेंटेशन तो आपको अच्छे से पता होगी। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो इंजाइम्स की मौजूदगी में होता है। और वो इंजाइम्स कहाँ से रिलीज होते हैं? वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो यीस्ट भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी सम टाइम हमारे पास हो सकते हैं, जो कि फर्मेंटेशन जिससे होती है। लाइक देखें, आपके पास जो ना वो आटा है, अगर आप देखते हैं तो आटे में जो खमीर पैदा करने का अमल होता है, एक तो होता है हम आर्टिफिशियल तरीके से उसमें जो ना यीस्ट पाउडर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि बेकिंग इंडस्ट्री में हम किसी भी चीज को बेक कर रहे हैं, आप केक बना रहे हैं फर्ज करें, उसके डो को अगर आपने बेक करना है तो उसमें फर्मेंटेशन पहले जरूरी है। या उसमें जो ना हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूं कि जो मीठा सोडा है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, टेस्ट उसका कड़वा है, उसे मीठा सोडा इसलिए बोला जाता है, कॉमन लैंग्वेज में पाकिस्तान में इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है बेकरी इंडस्ट्री में। और मे बी इसकी जो एक इस तरह से नाम पड़ गया मीठा सोडा, कि लोग ये समझते हो कि शायद ये मटेरियल ऐड करने से जो ना वो जो बेक की हुई चीजें वो मीठी हो जाती हैं, तो शायद इस वजह से इसको मीठा सोडा कहते हैं। एनी हाउ, ये एक कॉमन नेम है इसका। बहरहाल, तो एथेनॉल जो ना फर्मेंटेशन से प्रिपेयर हो रही है। फर्मेंटेशन की कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। ये कंडीशंस एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। वही टेम्परेचर है, जैसे आप कह सकते हैं, जिस टेम्परेचर पे नॉर्मली ह्यूमन बॉडी भी ऑपरेट हो रही होती है। ह्यूमन बॉडी में इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आप देखें कि ये रूम टेम्परेचर भी कहलाता है 25। तो इस टेम्परेचर पे जो एंजाइम्स होते हैं उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। प्रॉपर इरेशन का होना जरूरी है, जहां पे भी फर्मेंटेशन हो रही है वहां पे हवा का गुजर बसर होना जरूरी है। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि अगर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होंगे ना, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगी उसकी डेथ हो जाएगी। तो सोल्यूशन का डाइल्यूट होना जरूरी है, और उसमें किसी किस्म का फूड प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फूड प्रिजर्वेटिव मौजूद होंगे तो डेफिनेटली वो जर्म्स को किल कर देंगे। और ये जो यीस्ट है, ये जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डेफिनेटली जर्म्स हैं, लेकिन अगर हम फर्मेंटेशन करवा रहे हैं तो फर्मेंटेशन में ये एक मेन इंग्रेडिएंट है जिसके बगैर फर्मेंटेशन नहीं हो सकती। तो एथेनॉल की कंडीशंस आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि वो डिफरेंट तरीके जिसके जरिए से हम एथेनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम मोलेसिस, ये हमारे पास सबसे पहला मेथड होगा एथेनॉल की प्रेपरेशन का। अब मोलेसिस स्टूडेंट हमारे पास क्या है? जो शुगर कैन जूस है, गन्ने का जूस या उसका जो रस होता है, उसका जो रेजिड्यू बनता है हमारे पास, उसे हम मोलेसिस बोलते हैं। और मोलेसिस का हमारे पास स्टूडेंट फॉर्मूला है C12H22O11। ये हमारे पास एक डाइसैकेराइड है, और इस डाइसैकेराइड की आपने क्या करनी है स्टूडेंट? हाइड्रोलिसिस करनी है। मींस यहां पे वाटर इस्तेमाल होगा, और साथ में हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इंजाइम। और इंजाइम जो हम स्टूडेंट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है जी इन्वर्टेस। और ये इंजाइम डेफिनेटली स्टूडेंट यीस्ट से रिलीज होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट देखें प्रोडक्ट क्या बनेगी। जो मोलेसिस है ये कन्वर्ट होगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों कंपाउंड सेम है, जी हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, असल में इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक हमारे पास है ग्लूकोज, और दूसरी हमारे पास जो शुगर है वो है फ्रक्टोज। तो स्टूडेंट ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, ये एक एल्डिहाइडिक शुगर है, इसको एल्डोज बोलते हैं, और ये एक कीटोनिक शुगर है। ठीक है, इसको कीटोज बोलते हैं, एल्डोज एंड कीटोज। तो ग्लूकोज एक एल्डिहाइडिक शुगर है और फ्रक्टोज एक कीटोनिक शुगर है। तो इन दोनों में से हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें हम ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं, C6H12O6। फर्मेंटेशन चल रही है जी। फर्मेंटेशन के नतीजे में क्या होगा? हमारे पास जो प्रोडक्ट है C2H5OH एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब ये रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम, और इसको भी कौन रिलीज कर रहा है? यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दो मॉलिक्यूल एथेनॉल के बना ले और दो ही CO2 के बना ले, इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी आपकी। तो ये सबसे पहला मेथड था फ्रॉम मोलेसिस। अच्छा, अब दूसरा क्या तरीका है जिसके जरिए हम फर्मेंटेशन करेंगे और एथेनॉल बनेगी? स्टूडेंट कोई भी ऐसा हम फ्रूटिंग बॉडी यूज कर सकते हैं
जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास किस में मौजूद होते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें मौजूद होते हैं वो। जैसे कि सेकंड मेथड हमारे पास है जी फ्रॉम स्टार्च। हम इसको स्टार्च की फर्मेंटेशन से तैयार करने जा रहे हैं। अब स्टार्च जो ना ये स्टोरेज शुगर है प्लांट्स की, जैसे हमारी बॉडी में या ह्यूमंस और एनिमल्स की बॉडी में जो स्टोरिंग शुगर है वो ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में एक्स्ट्रा जो फूड होती है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं वो स्टोर होता है, और जरूरत पड़ने पे हम उसको दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह प्लांट्स अपनी जो एक्स्ट्रा फूड होती है उसको स्टार्च की फॉर्म में सेम स्टोर करते हैं, और ज्यादातर वो स्टोर कहां पे हो रही होती है, रूट्स में स्टोर हो रही होती है, या जो फ्रूटिंग बॉडी होती है प्लांट की उसमें स्टोर हो रही होती है। तो सबसे ज्यादा देखें स्टार्च नॉर्मली किसमें होती है, आलूओं के अंदर, पोटैटोज में स्टार्च बहुत ज्यादा होती है, तो उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। तो देखें जी हमारे पास स्टार्च ना असल में एक पॉलीसेकेराइड है, और इसे जैसे ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन साथ साथ आपके साथ शेयर करता रहूंगा मैं। C5H10O5 स्टूडेंट ये है मोनोमर, ठीक है, हमने मोनोमर बनाया है। इसके एन नंबर ऑफ, मतलब ये एन हम यहां पे भी लगा सकते हैं। एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे। असल में स्टार्च जो ना ये ग्लूकोज का मोनोमर होता है। तो इसको जो ना जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, इसकी फर्मेंटेशन करेंगे, तो हमारे पास सबसे जो पहले बनने वाली शुगर होगी ना C12H22O11। स्टूडेंट ये जो शुगर हमारे पास होगी इसका नाम है माल्टोज शुगर। माल्टोज शुगर बनेगी, और यहां पे डायस्टेज एंजाइम इस्तेमाल होगा अगेन फ्रॉम द यीस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब ये जो माल्टोज शुगर होगी स्टूडेंट C12H22O11, ये माल्टोज शुगर है, इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में। इससे दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्टूडेंट बनेंगे, और फिर से देखें जी इसमें भी हम वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहां पे जो हम इंजाइम इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, चूंकि माल्टोज शुगर है तो इंजाइम इस्तेमाल होगा माल्टेज अगेन यीस्ट। अब ये जो हमारे पास ग्लूकोज आ गया ना, इस ग्लूकोज से फिर से जैसे हमने यहां बनाया है सेम वही तरीका कर C6H12O6, और वही सेम कंडीशन यहां पे भी जाइमेज एंजाइम इस्तेमाल होगा। सेम इन्वायरमेंट में हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट स्टूडेंट हमारे पास वही है C2H5OH प्लस CO2 हमारे पास बाय प्रोडक्ट यहां पे रिलीज होगी। तो ये प्रेपरेशन मेथड है एथेनॉल के जिसमें हमने फर्मेंटेशन यूज की। अच्छा, अब होता ये कि फर्मेंटेशन से जो हमारे पास अल्कोहल बनती है ना स्टूडेंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। 14% हमारे पास जो अल्कोहल आएगी ना, ये आएगी फ्रॉम फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, ठीक है जी। इससे ज्यादा प्योर अल्कोहल नहीं बना सकते। उसकी वजह ये होती है कि इससे ज्यादा अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी अल्कोहल की तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, यानी कि इतनी डाइल्यूटेड अल्कोहल हम बना रहे हैं फ्रॉम फर्मेंटेशन। अब क्या करेंगे, हम इसकी डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है जी। अब जब इसकी डिस्टिलेशन होगी ना स्टूडेंट, डिस्टिलेशन क्या होता है, प्योरीफाई करने का, साफ करने का अमल है। आप इसकी करेंगे डिस्टिलेशन। जब डिस्टिलेशन होगी स्टूडेंट तो हमारे पास बनेगी 95% अल्कोहल आ जाएगी, 95% प्योर अल्कोहल आ जाएगी, और इसको स्टूडेंट हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। याद रखिएगा इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं 95% प्योर अल्कोहल को। अच्छा, अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आपके पास 95% प्योर अल्कोहल आ जाएगी ना स्टूडेंट, जिसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। अब यूं समझे 95% अल्कोहल है और 5% इसमें पानी मौजूद है, इनका बन जाएगा एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। मींस ये सेपरेट नहीं होंगे अब डिस्टिलेशन से। इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करनी पड़ेगी ड्राई डिस्टिलेशन। जब ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, ये जो 95% हमारे पास अल्कोहल है ना, 95% अल्कोहल, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 100% अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, प्योरीफाई कर लेंगे। इसको कैसे प्योरीफाई कर रहे हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं, ये बात नहीं बोलनी है आपने, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। और ये जो 100% प्योर अल्कोहल आई ना स्टूडेंट, इस 100% प्योर अल्कोहल को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, आप कह लें जी 99.9%, या आप कह सकते हैं जो हमारे पास 100% अल्कोहल होगी ना, इसका नाम हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। बिल्कुल ऐसे
जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है हमारे पास, जहां पे जीरो का मतलब जीरो समझा जाता है, इसी तरह एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब होगा 100% जो हमारे पास प्योरीफाई अल्कोहल है उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। देखिए स्टूडेंट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 14% अल्कोहल जो हमारे पास फर्मेंटेशन से आएगी ना, इससे ज्यादा ऐसी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ सकती। ये रेंज होती है 12 से 14% अल्कोहल आती है फर्मेंटेशन से, क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं अल्कोहल की, या इससे ज्यादा कंसंट्रेटेड अल्कोहल बनेगी तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, प्रोसेस ही नहीं चलेगा फर्मेंटेशन का। हम डिस्टिलेशन करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं, 95% प्योर अल्कोहल आती है फ्रॉम डिस्टिलेशन, जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसको हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। 95% जो अल्कोहल होती है उसको फिर ड्राई डिस्टिलेशन से फर्दर प्योरीफाई करते हैं, जिसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड भी यूज करते हैं एज अ ड्राइंग एजेंट, तो हमारे पास 100% अल्कोहल आती है, जिसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। अब अल्कोहल को डीनेचर भी किया जाता है स्टूडेंट, अल्कोहल को हम डीनेचर भी करते हैं, उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट बनाने के लिए उसमें हम कुछ मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं। वो मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? आप अल्कोहल में 10% मैथनॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर अल्कोहल में 10% मैथनॉल ऐड होगी तो अल्कोहल हो जाएगी डीनेचर, और उसकी डिनेचरेशन से क्या होगा, वो अल्कोहल अब पीने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि वो अब समझ ले एज अ पॉइजन, अगर कोई पिएगा तो वो जहर है उसके लिए, और उसको हम मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कहते हैं। याद रखिएगा, जब हम अल्कोहल में, एथेनॉल में 10% मिथाइल अल्कोहल ऐड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट बोलते हैं। अब डीनेचरेशन के लिए हम एसीटोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट, डीनेचरेशन के लिए हम उसमें एसीटोन भी मिला सकते हैं, और ये भी एज अ पॉइजन का काम ही करेगी डीनेचरेशन में, ठीक है जी। तो इसके अलावा हम पायरिडिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस अगर हम उसमें एथेनॉल में पायरिडिन ऐड कर देंगे तो वो भी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट हो जाएगी। कैसे? उसकी स्मेल इतनी स्टूडेंट गंदी होगी कि वो पीने के मतलब पीने का दिल ही नहीं करेगा। कोई भी चीज आप खाते हैं पीते हैं ना, तो आप उसको देखते हैं, सूंघते हैं, और फिर टेस्ट करने के बाद जो ना आप डिसाइड करते हैं कि इसको फर्दर आपने जो ना वो खाना है या नहीं खाना। तो पायरिडिन ऐड करने से उसकी स्मेल बड़ी गंदी हो जाती है, जो कि पीने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट, मैथनॉल और एथेनॉल की प्रेपरेशन और इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अब हम बात करते हैं अल्कोहल्स के रिएक्शंस की। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल में स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के स्ट्रक्चर की, और इस स्ट्रक्चर को हम जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखें, हमारे पास कार्बन चेन के साथ मौजूद है OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अब यहां पे हम दो तरह के रिएक्शंस देखेंगे नॉर्मली। एक तो रिएक्शन वो होंगे कि जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, एक ही रिएक्शंस होंगे स्टूडेंट। और एक रिएक्शंस हमारे पास होंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा। ये हमारे पास एक दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन होगी। अगर स्टूडेंट देखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, और ये क्यों टूट रहा है? ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट 2.1 होती है। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो सकती है आसानी से, ये प्रोटॉन यहां से जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, अगर तो हाइड्रोजन यहां से रिलीज होती है, मीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एक तो ये रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाता है, मींस पूरे का पूरा OH ग्रुप यहां से निकल जाता है स्टूडेंट, तो ये जो दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शंस होंगे ना, इनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम बोलेंगे। तो ये दो ही तरह के रिएक्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। अब देखिए, ये जो दो तरह के रिएक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसमें नॉर्मली हम एग्जांपल लेंगे C2H5OH। हम एथेनॉल के एग्जांपल से ही इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब इन दोनों रिएक्शंस थोड़ा फर्दर डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मींस, जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां से टूटेगा तो स्टूडेंट ये जो क्लीवेज होगी ना, ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होनी है। मींस इस बॉन्ड में मौजूद दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने लेके चले जाना है। कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। जब ऑक्सीजन ने यहां से चले जाना है तो कार्बन पे आ जाना है पॉजिटिव चार्ज, मीन कार्बोकैटाइन बन जाएगा हमारे पास। तो इसमें देखिए, हमारे पास चूंकि 3 तरह के अल्कोहल्स हैं, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहां पे जो रिएक्टिविटी होगी वो टर्शियल अल्कोहल्स की होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, और सबसे लीस्ट एक्टिव होंगे इस केस में हमारे पास
मिथाइल अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल में अगर हम बात करें तो मिथाइल अल्कोहल की एक्टिविटी सबसे कम होगी, क्योंकि अगर इस मिथाइल पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये बहुत ही अनस्टेबल कैटाइन बनेगा कार्बन का, मींस इसके बनने के चांसेस कम है। टर्शियरी अल्कोहल्स में क्यों, ये हम पहले भी बात डिस्कस कर चुके हुए हैं, अल्काइल हाइड्स के केस में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जो टर्शियरी कार्बोकैटाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसके साथ 3 कार्बन एटम मजीद अटैच होते हैं जो उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम को दिलासा देते हैं, हौसला देते हैं, उसकी तसल्ली उसको देते हैं, मींस उसकी जो पॉजिटिव चार्ज है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उसको ज्यादा महसूस नहीं होने देते, मतलब आम जुबान में अगर आपको मैं समझाऊं तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर मेन चीज है इस केस में। अगर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड टूटता है, और इस रिएक्शन को स्टूडेंट पहले बता चुका हूं कि ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन होगी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, मींस OH जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो कोई और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी एक हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी, और इस हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं इस ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, जब हाइड्रोजन जाएगी तो पॉजिटिव फॉर्म में, ऑक्सीजन पे रहेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। तो ये जो रिएक्शंस हमारे पास होंगे, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे अल्कोहल्स के, और इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, CH3OH, इसी को उल्ट कर लें, ठीक है जी, मींस यहां पे बनना है अब नेगेटिव आयन, ये बनेगा मेथोक्साइड आयन, मींस बनने हैं अल्कोक्साइड आयंस बनने हैं यहां पे हमारे पास, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो यहां पे देखें मिथाइल ग्रुप जो होता है ना, असल में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, एक ही मिथाइल ग्रुप है ना, तो इस एनाइन की स्टेबिलिटी थोड़ी सी बेहतर होगी, ठीक है जी। ये सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे इस केस में, यानी कि हाइड्रोजन को रिलीज करने वाले केस में। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे हमारे पास होंगी यानी कि प्राइमरी अल्कोहल्स की हम बात करेंगे। उसके बाद जब हम फर्दर मूव करेंगे, इसी ऊपर वाले ऑर्डर को ना रिवर्स ऑर्डर में लिखना है आपने, सेकेंडरी अल्कोहल्स आ जाएंगी, और लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास होंगी टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि देखिए टर्शरी अल्कोहल जो हमारे पास मौजूद होगी, ये हमारे पास है जी टर्शरी अल्कोहल। टर्शियल अल्कोहल में ऑलरेडी 3 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, 3 कार्बन एटम्स लगे होंगे, तो वो जो टर्शियल अल्कोहल होगी उसके साथ जो ऑक्सीजन अटैच होगी वो नेगेटिव चार्ज को असल में अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज उस ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बहुत कम कर देगा, उसकी रिएक्टिविटी को बहुत बढ़ा देगा। इसलिए टर्शियल अल्कोहल्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना जरा मुश्किल काम है, और प्राइमरी अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहां पे परफॉर्म करना मुश्किल काम है। ये दोनों रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टूडेंट आपने याद रखना है। अब इन्हीं दो टाइप ऑफ रिएक्शंस को लेके हम डिफरेंट रिएक्शन डिस्कस करते हैं। जो मॉलिक्यूल हमने यहां पे एज ए मॉडल यूज करना है वो हमारे पास इथाइल अल्कोहल होगा। तो सबसे पहले इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन हम पढ़ने लगे हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ। असल में स्टूडेंट देखें तो इसको तो खैर हमने अभी लुकास टेस्ट में इसको हमने डिस्कस कर लिया, वैसे भी अल्काइल हाइड्स की प्रेपरेशन में हम ये दो रिएक्शन डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो देखें थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो इस OH ग्रुप ने अब रिप्लेस होना है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो ये जो पहले 3 पढ़ने लगे ना, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं यहां पे बताता हूं आपको न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, यहां पे क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन, और यहां पे ये अमाइनो ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करेगा। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने जा रही है, प्रोडक्ट हमारे पास होगी C2H5Cl इथाइल क्लोराइड, साथ में HCl गैस बनेगी, और SO2 भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में। और हमने अल्काइल हाइड्स में डिस्कस किया था कि सबसे बेस्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन है अल्काइल हाइड्स का, क्योंकि इसमें HCl और जो SO2 है दोनों ही गैसियस प्रोडक्ट्स हमारे पास बनती हैं, तो प्योर फॉर्म में इथाइल क्लोराइड हमें मिल जाता है। इसी तरह HCl के साथ रिएक्शन अभी हमने लुकास टेस्ट में भी इसको डिस्कस किया है। तो देखें यहां पे हमारे पास स्टूडेंट प्रोडक्ट होगी C2H5Cl, फिर से इथाइल क्लोराइड, और साथ में हमारे पास बाय प्रोडक्ट होगी वाटर H2O, मींस ये OH इस H से मिलेगा तो वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास अमोनिया है NH3, अगेन यहां पे रिएक्शन होगा तो अमाइन C2H5 इथाइल अमाइन हमारे पास प्रोडक्ट होगी, और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट ये जो 3 रिएक्शन हमने पढ़े हैं ना, ये वाले, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, याद रखिएगा ये तीनों हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्कोहल के डिस्कस किए हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, H पॉजिटिव यहां से रिलीज होगा, तो C2H5O नेगेटिव
Na पॉजिटिव। सोडियम एथोक्साइड कंपाउंड बनेगा सोडियम एथोक्साइड, और बाय प्रोडक्ट में हमारे पास यहां पे क्या रिलीज होगी स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस। अब स्टूडेंट याद रखिएगा ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर अलग से बनाया हुआ जिसमें केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी तरह के रिएक्शंस होते हैं उसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूरे एमडी कैट में लाजमी आता है, आपसे किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई रिएक्शन की टाइप या उसकी नेचर जरूर पूछ जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको पता है ये कार्बन है पार्शियल नेगेटिव, ये मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव, और ये हैलोजन भी पार्शियल नेगेटिव है। तो असल में देखिए जो अल्कोहल है इसमें ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव। इस पार्शियल नेगेटिव मिथाइल ग्रुप ने इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर अटैक करना है, तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट है CH4। याद रखिएगा इस केस में बाय प्रोडक्ट में क्या है, मैग्नीशियम के साथ एक तरफ तो आयोडीन मौजूद है, दूसरी तरफ आ जाएगा एथोक्साइड आयन, यहां पे आ जाएगा। ये बाय प्रोडक्ट है एक एडिशन, ये मीथेन हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट है। अब देखिए जी अल्कोहल का रिएक्शन होना है एसिड के साथ, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें आप समझ लें अल्कोहल से H और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिमूव होना है। अब आप सोचेंगे जी कार्बोक्सिलिक एसिड की तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, अल्कोहल की कम है, तो इसको तो प्रोटॉन डोनेट करना चाहिए और इसको OH करना चाहिए। बहरहाल जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें हम स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट कि किस तरह से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो ना अपना OH रिलीज करेगा और किस तरह से इस अल्कोहल से H आएगा, उसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखें यहां पे बनने वाली प्रोडक्ट क्या होगी, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH तो चला जाएगा, आगे आ जाएगा OC2H5। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है ना, स्पेशली इसको याद रखना है, एस्टर है हमारे पास, और ये वाटर बन गया। अच्छा स्टूडेंट ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन भी याद रखिएगा। ये हमारे पास जो रिएक्शन है ना, ये जो स्टेरिफिकेशन वाला है, ये एक स्टूडेंट कंडेंसेशन रिएक्शन भी है, याद रखिएगा ये कंडेंसेशन रिएक्शन भी है, और इसको हम एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं इस रिएक्शन को। अच्छा नीचे वाले दो रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अल्कोहल की असल में डिहाइड्रेशन है, सबसे पहले जो 1 ATP हो रहा है, और इसमें अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, सॉरी सिंगल एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन हम अल्कीन्स की प्रेपरेशन में पढ़ चुके हुए हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और साथ में देखें जी वाटर रिमूव होगा, मींस एक कार्बन से OH और दूसरी कार्बन से H रिमूव होगा। अब स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हैं इस रिएक्शन को, और इसी रिएक्शन को स्टूडेंट ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन भी है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। तो याद रखिएगा जब हम अल्कोहल को 180 डिग्री सेल्सियस पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होगी, रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन्स होंगे, साथ में वाटर रिलीज होगा। तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहलाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। अच्छा अगर हम 140 पे इसको हीट करते हैं तो ये स्टूडेंट एक कंडेंसेशन है, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे, इस तरह से देखें, ये C2H5OH C2H5OH, एक अल्कोहल से H और दूसरे अल्कोहल से OH रिमूव होगा, तो ये कंडेंसेशन होगी, हमारे पास बनने वाली स्टूडेंट प्रोडक्ट होगी ईथर, और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन, ये टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन है, और डिहाइड्रेशन भी आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि वाटर इसमें रिलीज हो रहा है। तो बनने वाली प्रोडक्ट स्टूडेंट देख रहे हैं यहां पे हमारे पास क्या है, ईथर है, ठीक है। वो कौन सी ईथर है, डाइथाइल ईथर है। ये स्टूडेंट हमारे पास अल्कीन बन रही है, प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए, ये हमारे पास अल्केन बन रही है, मींस अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो अल्केन प्रोडक्ट हमारे पास होगी, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास अल्कोहल्स के रिएक्शन थे जो हमने डिटेल से डिस्कस किए हैं। इसके अलावा देखें लुकास टेस्ट में डिस्कस कर चुका हूं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर आपने मेथनॉल और एथनॉल को डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए हम आइडोफॉर्म टेस्ट यूज करते हैं। एथनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेंगे, मेथनॉल वो आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। और आइडोफॉर्म टेस्ट को फर्दर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर की बात करेंगे। तो स्टूडेंट ये वो तमाम इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए अल्कोहल्स के टॉपिक में एंटी टेस्ट को लेके।
तो अल्कोहल्स का टॉपिक स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे वो फिनोल्स का होगा। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और भरपूर तरीके से मेहनत करें एंटी टेस्ट के लिए। आप ज्यादा से ज्यादा जो ना वो जितनी कोशिश करेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। स्टूडेंट देखें जितनी भी थ्योरी और इन्फॉर्मेशन मैं आप तक कन्वे करता हूँ ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकते हैं। मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहता हूँ। तो स्टूडेंट अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।